गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सभी अध्याय 9 जिसका नाम है एक माँ की बेबसी। एक माँ की बेबसी जो हमारा पाठ है ये कविता है। इस कविता के हम सबसे पहले शब्दार्थ करेंगे। तो पहला शब्द हमारा है अदृश्य। अदृश्य का अर्थ होता है गायब होना या कोई भी चीज़ ना दिखना। अजूबा। अजूबा का अर्थ होता है अनोखा, बिल्कुल अलग। भिन्न। भिन्न का अर्थ होता है अलग। निहारती। निहारती का अर्थ होता है देखती, ऐसे कहते नहीं निहारना या देखना। भयभीत। भयभीत का अर्थ होता है डरना। बेहतर। बेहतर का अर्थ होता है अच्छा। बेबसी। बेबसी का अर्थ होता है लाचारी या मजबूरी। इशारे। इशारे का अर्थ होता है संकेत, कोई भी काम संकेत से कहना। अब इसी चैप्टर के हम कुछ लाइनें हैं, हमारे ऊपर की पंक्तियां हैं 8 पंक्तियां, उसी का हमें व्याख्या करनी है। व्याख्या करने से पहले हमें सबसे पहले उस चैप्टर का संदर्भ लिखते हैं, और संदर्भ लिखने से पहले जितनी भी लाइन पंक्तियां दी हुई हैं तो हम उसके पहले के 2 शब्द उठाते हैं और लास्ट के 2, फिर उन्हें लिख देते हैं। जैसे कि मैंने लिखा है ना जाने किस अजूबा था, और बीच में डैश डैश। इस डैश डैश का मतलब है कि इसके बीच में भी बहुत सारे शब्द हैं। तो जब भी हम अगर व्याख्या करते हैं तो सबसे पहले हम संदर्भ लिखते हैं। तो संदर्भ किस तरह से लिखेंगे? प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक तरंग से एक माँ की बेबसी नामक कविता से ली गई है। इसके रचयिता राजेश जोशी हैं। जब भी हम स्टूडेंट्स किसी का भी संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखते हैं तो सबसे पहले अगर संदर्भ लिखते हैं, संदर्भ में उस किताब का नाम और जो चैप्टर या कविता है उसका नाम प्लस उसके कवि का नाम, ये सारी चीज़ें लिखते हैं। फिर प्रसंग। इस पद्यांश में कवि रतन नाम के बच्चे का वर्णन कर रहा है। अब ये पद्यांश क्यों कहलाता है? पद्यांश कहलाता है कि जो कविता होती है उसकी पंक्तियों को पद्यांश कहते हैं, और अगर जो बिल्कुल चैप्टर होता है, कोई कहानी है, उसे हम गद्यांश कहते हैं। तो इस पद्यांश में किसका वर्णन किया कवि ने? कवि ने एक रतन नाम का बच्चा है उसके बारे में बताया है। तो इन पंक्तियों को हम पढ़ेंगे अब। और जब भी पद्यांश जब भी हम प्रसंग लिखते हैं तो प्रसंग का अर्थ होता है कि जो आप सारा कुछ लिखना चाह रहे हैं, जो पंक्तियों में कहा गया उसका निचोड़, मतलब एक लाइन में पूरा कुछ बताना कि इस चैप्टर में या इन पंक्तियों में क्या बताया गया है। अब हम इसकी व्याख्या करेंगे। तो हम जब भी व्याख्या करते हैं तो पहले लाइन पढ़ते हैं, पंक्ति पढ़ते हैं, फिर उसके बाद उसे अपने शब्दों में लिखते हैं। जैसे कि ये मैं पंक्तियां स्टार्टिंग की पढ़ रही हूँ। क्या जाने किस अदृश्य पड़ोस से निकलकर आता था वह। तो हम इसे इन लाइनों को किस तरह से लिखेंगे? इसे ऐसे लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि बताता है रतन एक ऐसा बच्चा है जो बोल नहीं सकता। पहले तो हमने इन चैप्टर के बारे में बता दिया कि कौन है। अब रतन है, रतन कैसा बच्चा, वो बोल नहीं सकता। वह जब बच्चों के साथ खेलने आता था तब किसी को नहीं पता था कि वह कहाँ से आता है। किसी को पता ही नहीं था कि अदृश्य माने होते कि पता नहीं कहाँ से वह आता है। लेकिन खेलने हमारे साथ रतन जो बोल नहीं सकता था। अब ये आगे की लाइन्स है। ऐसा प्रतीत होता है कि वह एक अनजान पड़ोस से आता हो। अनजान पड़ोस मतलब जिसे हम जानते नहीं हैं। वह हमारे साथ खेलने लगता था, फिर वह आता था, फिर क्या हमारे साथ खेलने लगता था। फिर आगे की लाइन्स इसकी हैं। एक टूटे खिलौने की तरह खेलने में हम बच्चों की ही तरह, वह भी एक बच्चा है, लेकिन हम बच्चों के लिए वह अजूबा था। अब आगे कभी क्या कहता? कभी कहता लेकिन रतन बोल नहीं सकता था। क्या उसकी क्या सबसे बड़ी मजबूरी थी कि वह बोल नहीं सकता था। ना बोल पाने की वजह से ऐसा लगता था कि मानो वह एक टूटे हुए खिलौने की तरह हो। जैसे आप देखते हैं खिलौना हो, अब वो टूट जाए तो उसकी बिल्कुल शोभा जो कुछ होते वो बेकार हो जाती है। इसी तरह से सामान्यतः वह देखने में हम सभी की तरह एक मासूम बच्चा था। वो देखने में बिल्कुल हमारी तरह बिल्कुल मासूम था, लेकिन वह हम सभी के लिए अनोखा था। हमारी तरह होने के बावजूद भी वह क्या था? हमारे लिए अनोखा था। क्यों था? क्योंकि वह
बोल नहीं सकता था। धन्यवाद।